नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऑडियो फाइल में हम भारतीय जलवायु के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु पर अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्चावच आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार से तात्पर्य है कि किसी देश की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उस तरह से क्या है, उस पर जलवायु का अलग अलग परिस्थितियों में कहाँ पर उसमें पहाड़ हैं, कहाँ पर पठार हैं, समुद्र से कितनी दूरी है उस देश की, इन सब चीज़ों की क्या है, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है वहाँ की जलवायु पर। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु एवं मौसम में विविधता पाई जाती है। भारत विषुवतीय रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवतीय रेखा से तात्पर्य है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, जिस कारण इसका दक्षिणी भाग उत्तर भाग की तुलना में अधिक गर्म है। इसका कहने का तात्पर्य है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो दक्षिणी जो भाग है भारत का वो भूमध्य रेखा के नज़दीक है। हम सब जानते हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो तो बिल्कुल 100% जानते हैं कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा से नीचे का जितना भी हिस्सा आता है वो और भूमध्य रेखा की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो गर्मी बढ़ती चली जाती है। आगे देखिए, दक्षिण में समुद्र के प्रभाव के कारण सामान्यतः नमी अधिक पाई जाती है। ये तो जाहिर ही बात है कि समुद्र लगता है भारत के 3 दिशाओं में, नीचे की तरफ, दाएं बाएं, तो उससे क्या है, नमी पाई जाती है उस क्षेत्र में। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं कौन सी हैं? शीत ऋतु, जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलती है। फिर है ग्रीष्म ऋतु, जो 16 मार्च से 15 जून तक चलती है। फिर है वर्षा ऋतु, जो 16 जून से 15 सितंबर तक चलती है। फिर आती है शरद ऋतु, जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक चलती है। तो इस तरह से 4 ऋतुएं हो गई हैं एक साल के दौरान। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। हम जानते हैं कि उत्तर भारत का जो मैदानी एरिया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरह के जो क्षेत्र आते हैं, उनमें क्या है, सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने लगता है तथा वायुदाब घटता जाता है। इस समय निम्न वायुदाब का केंद्र राजस्थान व नागपुर के पठारी क्षेत्रों में बनता है। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो लू किन्हें कहा जाता है आपको पता चल गया। उत्तर पश्चिमी जो भारत के शुष्क क्षेत्र होते हैं, जो गर्म हवा चलती है, उनमें उनको लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिमी बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, यानी कि नमी वाली हवाएं चलती हैं गर्मियों में। कहाँ पर? असम और पश्चिमी बंगाल में, जिनमें गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल की खाड़ी में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ओके, चेरी ब्लॉसम यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं, कहाँ पर? असम में और पश्चिम बंगाल में। इन्हीं को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है।
जैसे मैंने बताया कि बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में उस समय चेरी का जो है मौसम होता है, चेरी एक फल होता है, सबको पता है। तो ये उसके लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। जो कॉफी की खेती के लिए लाभदायक है, दक्षिणी भारत में इसे आम्रवृष्टि कहते हैं। आम्रवृष्टि यानी कि आम्र होता है आम और वृष्टि होती है वर्षा। आगे देखेंगे, वर्षा ऋतु जून से सितंबर में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसूनी गर्त कहते हैं। इस कम दबाव क्षेत्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार करके इस ओर बढ़ती हैं। इसी कारण जून सितंबर के माह में होने वाली वर्षा को दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं। तो ये है मानसून की एक परिभाषा, यानी कि मानसून किस एरिया से आते हैं। जब क्या है, हमारे यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो मानसूनी जो भूमध्य रेखा की तरफ से आने वाली जो पवनें होती हैं, वे अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं और क्या करती हैं, फिर आगे बढ़ते हुए वर्षा करती हैं। आगे देखते हैं, इसी कारण जून सितंबर के माह में होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, यानी कि लेह जो भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में है, लेह लद्दाख के नाम से जिसको हम जानते हैं, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। उसको शुष्क रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। पंजाब में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का उद्गम स्थल समुद्र में होता है। जब ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं, तो अरब सागर व पश्चिम बंगाल में नमी प्राप्त करती हैं और पूरे भारत प्रायद्वीप में वर्षा करती हैं। प्रायद्वीप मतलब जो दक्षिणी भारत, यानी कि जहां जहां तक समुद्र से घिरा हुआ है भारत, यानी कि ऊपर गुजरात तक और नीचे दूसरी साइड में जब पश्चिम बंगाल तक समुद्र लगता है वहां पर, तो प्रायद्वीपीय हिस्सा इतना भारत का जो है प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। आगे देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसने कहा था कि पंजाब में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ये मैं आपको बता दूं कि जैसे जो मानसून पवनें होती हैं जो अरब सागर से उठती हैं और केरल से होते हुए, यानी कि भारत के पश्चिमी तट से होते हुए आगे बढ़ती हैं, वो पंजाब में जाती हैं, यानी कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू तक वो आगे वर्षा करती हैं। और एक जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी से, यानी कि पूर्वी साइड से उठती है और असम में जाती है। असम में जो मेघालय में जो पहाड़ी हैं, खासो पहाड़ियां हैं, मेघालय असम उस तरफ, ठीक है, उनसे टकराकर फिर क्या होते हैं, ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और फिर उस एरिया में, यानी कि हिमालय के नीचे नीचे चलती हुई, वर्षा करती हुई चलती हैं और पंजाब तक जाती है, वहां तक वर्षा वो कर पाती हैं। देखिए, मानसूनी शाखाएं, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से मैं इसमें चर्चा कर देता हूँ। मानसूनी शाखाएं भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी जैसी दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। अरब सागर शाखा के बारे में जानेंगे। पहले, इस शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। केरल का जो पश्चिमी तट है उसको हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरब सागर की पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तट में
मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। इसकी दूसरी शाखा नर्मदा तथा ताप्ती की घाटियों से होकर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में वर्षा करती है। जैसे केरल के सहारे आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और उधर जैसे गुजरात के नजदीक पहुंचती हैं, ये महाराष्ट्र गोवा बारिश करते हुए गुजरात के नजदीक पहुंचती हैं, तो वहां पर क्या है, दो नदियां इधर अरब सागर में आकर मिलती हैं। ये विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी दो नदियां भारत की जो अरब सागर में गिरती हैं। उनमें क्या है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां हैं, और ये क्या है, रिफ्ट वैली यानी कि घाटी में से होकर, बरिंस घाटियों में से होकर बहती हैं। इन घाटियों में से क्या है, ये जो मानसूनी पवनें हैं वो इंटर कर जाती हैं मध्य भारत में और फिर आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी दूसरी शाखा नर्मदा तथा ताप्ती की घाटियों से होकर मध्यवर्ती क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तीसरी शाखा उत्तर पूर्व दिशा में अरावली के समानांतर जाती है, यानी कि कुछ जो तो घाटियों में से होकर मध्य भारत में इंटर कर जाती हैं और कुछ सीधी बढ़ जाती हैं अरावली के समानांतर। अरावली भी अहमदाबाद के पास से शुरू हो जाती है, जो आगे दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वतमाला है जो। रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने के कारण यह पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती, यानी कि जो अरावली वाली जो मानसून पवने हैं उनको कोई रोकने वाली चीज रास्ते में नहीं आती, क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है उसके समानांतर बढ़ती है ये। ठीक है, तो पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती, ये हम सबको पता है। कई बार राजस्थान में बाढ़ भी देखने को मिलती है, जबकि राजस्थान एक रेगिस्तानी एरिया है। वो उसका कारण क्या है कि जो पवन है वो क्या है, उस साइड में नहीं मुड़ पाती, नहीं जा पाती। ठीक है, आगे देखेंगे। यह शाखा देश के पश्चिमी तटों, पश्चिमी घाटों, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा करती है। अरब मानसून की उत्तरी शाखा गुजरात, कच्छ की खाड़ी व राजस्थान में प्रवेश करती है, परंतु यहाँ पर्वतीय अवरोध न होने के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाती तथा सीधे हिमालय की पर्वतमालाओं से टकराकर जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा करती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में कम वर्षा, कुछ हिस्से में कम वर्षा क्यों होती है, क्योंकि उन हवाओं को कोई रोकने वाला नहीं होता, जब रुकेंगी टकराएंगी तो वर्षा होगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा 3 गुना अधिक वर्षा करती है। तो ये जानने योग्य बात है कि कौन सी शाखा, यानी कि पश्चिमी या पूर्वी, या फिर कहें कि अरब सागर वाले या फिर बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा वर्षा करती है। तो ये है अरब सागर वाली शाखा 3 गुना ज्यादा वर्षा करती है। इसका कारण है अरब सागर का बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा 3 गुना होना तथा बंगाल की खाड़ी का एक ही भाग भारत में प्रवेश करता है और दूसरा भाग म्यांमार व थाईलैंड की ओर मुड़ जाता है। ओके, अब हम जानेंगे बंगाल की खाड़ी के जो शाखा है जिसमें बारिश होती है जिस साइड से, उसके बारे में। गारो, खासी एवं जयांतिया पहाड़ियां पर बंगाल की खाड़ी में आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था अभी बीच में कि क्या है, जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा वाली जो हवा है वो उठती है, जो मानसून, वो मेघालय में जाकर गारो, खासी और जयांतिया नाम की पहाड़ियां हैं उनसे टकराकर वहां पर बहुत ज्यादा तेज वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर दिशा में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार की ओर बढ़ती हैं। हिमालय पर्वतमाला के समानांतर बढ़ते हुए गंगा के मैदान में वर्षा करती हैं। मैंने आपको बताया था वो पंजाब तक आगे जाती हैं।
तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ये बहुत ही जानने योग्य बात है। जो तमिलनाडु है उसमें क्या है, जो अरब सागर वाली मानसून है वो वर्षा नहीं करते तमिलनाडु में। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तमिलनाडु क्या वृष्टि छाया पश्चिमी घाट है, जो पर्वत है ऊंचे ऊंचे, उनके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है हम सबको पता है। जैसे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ की एक साइड की से हवा चल रही है और वो हवा उसी साइड टकरा कर वहीं पर बारिश कर देती है और पहाड़ के ठीक दूसरी साइड में वर्षा नहीं कर पाती। तो इसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी कि पहाड़ के एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही। ठीक है। अतः यहाँ दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। यहाँ वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। अब उत्तर पूर्व मानसून से तात्पर्य मतलब क्या है कि जब मानसून वापस लौटते समय सर्दियों के समय में अक्टूबर नवंबर के महीने में, तब तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। और जो शरद ऋतु में मानसून प्रत्यावर्तन काल है, इसी काल में क्या है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, वही शरद ऋतु में कौन से मानसून तमिलनाडु में वर्षा करते हैं? तो है लौटते मानसून कहते हैं उनको। आगे चलिए। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। ये भी बहुत ही जानने का तथ्य है कि इन दिनों में यानी कि शरद ऋतु में क्या होता है, चक्रवात उठते हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। अरब सागर में उठेंगे तो वो गुजरात की तरफ बढ़ते हैं, और बंगाल की खाड़ी में अगर चक्रवात उठता है तो वो क्या है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जाकर टकराता है। अभी हमने देखा भी था पीछे, उड़ीसा के दो गांव को, ठीक है, दो गांव को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसने क्या है, सुनामी से खतरे वाला घोषित कर दिया है। अब चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात के बारे में किसी और समय थोड़ा विस्तार से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इतनी जानकारी मैं जरूर दे देता हूँ कि चक्रवात क्या है। समुद्र में जब हवाओं का क्या है, बहुत ज्यादा तेज गति से घूमती हैं और विपक्षी हवाएं टकराकर एक बड़ा बवंडर बना देती हैं। उसमें तेज हवाएं, तेज बारिश, ठीक है, और तेज लाइटनिंग होती है, जो कि क्या है, तटीय क्षेत्रों में काफी नुकसान करती रहती है समय समय पर। ओके, तो ये था भारत की जलवायु के बारे में। इसमें हमने पढ़ा क्या, मानसून के बारे में। मानसून की दो शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठने वाली मानसून। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर पसंद आएगा। पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।